ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो कल के लेक्चर में हमने जो है रूट लोकस एनालिसिस जो है सिस्टम का वो हमने कंप्लीट कर दिया। और आज जो लेक्चर है इसमें हम कंट्रोलर डिज़ाइन करना सीखेंगे। एंड दिस कंट्रोलर डिज़ाइन टेक्निक्स जो हैं दीज आर बेस्ड ऑन रूट लोकस मेथड। तो सबसे पहले जो हम डिज़ाइन मेथड सीखेंगे, दैट डिज़ाइन मेथड इज कॉल्ड लीड कंपनसेशन। ठीक है, कंपनसेशन का आपको जो लिटरल मीनिंग है वो यही, यहाँ पे भी उसकी वही मीनिंग है कि अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो उसको फुलफिल करना, राइट, उसको हम कंपनसेशन कहते हैं। तो लीड कंपनसेशन इज अ मेथड जिसमें आप ट्रांजिएंट रिस्पांस एनालिसिस में अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उसको फुलफिल करने के लिए हम लीड कंपनसेशन मेथड यूज करते हैं। तो बेसिकली कंपनसेटर होता क्या है? कंपनसेटर इज एन एडिशनल कंपोनेंट और सर्किट and that is inserted into a control system to fulfill the deficiency performance in the performance। ये जो डेफिसिट है उसमें जो डेफिशिएंसी है उसको इक्वलाइज करने के लिए या उसको फुलफिल करने के लिए हम एक एडिशनल कंपोनेंट लगाते हैं, कंपोनेंट लगाते हैं या डिवाइस होती है, तो उसको हम कंपनसेटर कहते हैं या सिंपल अल्फाज में कंट्रोलर भी कहते हैं। तो कंट्रोलर का काम यही होता है कि सिस्टम जो प्लांट है उसमें अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उस डेफिशिएंसी को फुलफिल करना। अब नेसेसिटीज ऑफ कंपनसेशन क्यों होती है कंपनसेट करने के लिए? क्योंकि सिस्टम जो है वो उसकी परफॉर्मेंस हो सकता है अनसेटिस्फैक्ट्री हो, ठीक है, उसको अपनी मर्जी के मुताबिक करने के लिए, फॉर एग्जांपल में भी वो अनस्टेबल सिस्टम हो, उसको स्टेबलाइज करने के लिए भी हम कंपनसेटर यूज करते हैं। और हो सकता है वो ऑलरेडी स्टेबल हो, लेकिन इवन दो द सिस्टम इज स्टेबल, इट हैज डेफिशिएंसी इन परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल उसका ओवरशूट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या डिले टाइम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है फाइनल वैल्यू पे पहुंचने के लिए। तो दिस काइंड ऑफ क्योंकि स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स सही नहीं है, उसमें ओवरशूट बहुत ज़्यादा है, या फॉर एग्जांपल स्टडी स्टेट एरर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसको मतलब प्रॉपर करने के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए वो यूज कंपनसेटर्स। Thus, the design of the system is concerned with the alteration of the frequency response or the root locus of the system in order to obtain a suitable system performance। तो इसका मतलब कि ये पैरामीटर्स जो हैं ये बेसिकली डिपेंड करेंगे डैम्पिंग रेशियो एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, उसकी जो क्या कहते हैं स्टेबिलिटी, स्पीड ऑफ द रिस्पांस एंड ओवरशूट, स्टेडी स्टेट एरर, ये इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए करेंगे तो ऑब्वियसली जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है सिस्टम का या रूट लोकस को अल्टर करना पड़ेगा। तो बेसिकली डिज़ाइन ऑफ द कंपनसेटर इज अल्ट्रेशन इन द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस या अल्ट्रेशन इन द रूट लोकस ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द डिज़ाइन इज ऑल अबाउट, कि हम उसके फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को या उसके रूट लोकस को अल्टर करेंगे एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ऑब्वियसली उसका एक प्रॉपर मेथड होगा, साइंटिफिक मेथड होगा जिसके थ्रू हम उसको अल्टर करेंगे। तो दो टेक्निक्स हैं। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि एक है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मेथड, ठीक है, तो हम सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्लॉट करेंगे और उसमें से हम उसको कंट्रोलर डिज़ाइन करेंगे। और दूसरा मेथड है रूट लोकस मेथड। तो हम रूट लोकस मेथड यूज़ करेंगे अभी, क्योंकि हमने अभी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पढ़ा नहीं है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोनों मेथड से आप डिज़ाइन कर सकते हैं कंपनसेटर को, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मेथड से या रूट लोकस मेथड से। सो एज फार एज दिस लेक्चर इज कंसर्न, वी विल बी यूजिंग रूट लोकस मेथड टू डिज़ाइन द कंपनसेटर्स। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कंपनसेटर्स, ठीक है, जो वाइडली एम्प्लॉयड हैं, उनका जो आर्किटेक्चर है या टोपोलॉजी है वो भी डिफरेंट होती है। तो बेसिकली जो तीन है वो फंडामेंटल
कंपनसेटर्स हैं उनके वेरिएंट फिर कहीं ना कहीं यूज होते हैं। तो फंडामेंटल जो है उसमें लीड कंपनसेटर आ जाता है, देन वी हैव लैग कंपनसेटर, देन वी हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ लीड एंड लैग कंपनसेटर। तो लीड कंपनसेटर को हम लीड कंपनसेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अगर आप प्लॉट करेंगे तो उसमें फेज लीड प्रोड्यूस होगा हमेशा, ठीक है। और लैग कंपनसेटर में हमेशा फेज लैग प्रोड्यूस होगा। उसका जो फेज रिस्पॉन्स है ना, फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो उसमें फेज लैग होता है। और लैग कंपनसेटर, लैग लीड कंपनसेटर जो है उसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज पे आप देखेंगे कि फेज लीड आएगा और कुछ फ्रीक्वेंसीज पे फेज लैग आएगा, ठीक है। तो ये उनका जो नाम है ये बेसिकली उनके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से ड्राइव किए गए। इनका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो इस तरह का होता है। तो अब आज जो है वो हम लीड कंपनसेशन डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसकी डिज़ाइन इन दिस लेक्चर। और अगला जो लेक्चर है उसमें लैग कंपनसेटर और फिर लीड एंड लैग कंबाइन करेंगे, ठीक है। आपने लीड कंपनसेटर पढ़ लिया, लैग कंपनसेटर पढ़ लिया, तो फिर लीड एंड लैग जो है बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो वो भी आप ऐसे समझें कि आपको आ जाएगा। So lead compensation essentially yields an appreciable improvement in transient response, as I told you कि lead compensator हम यूज करते हैं अगर हमें transient response characteristics को बेहतर करना है, ठीक है। और स्टेडी स्टेट में थोड़ा फर्क पड़ेगा, उस पर ज़्यादा इतना सिग्निफिकेंट इसका इफेक्ट नहीं होता। ये लीड कंपनसेटर होता ही जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशंस हैं उनको अल्टर करने के लिए, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के जैसे आप डैम्पिंग रेशियो, नेचुरल फ्रिक्वेंसी या ओवरशूट इनको चेंज करना चाहते हैं तो आप ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स तो आप लीड कंपनसेटर यूज करते हैं। अब ये है मैथमेटिकल मॉडल लीड कंपनसेटर का। जी सी ऑफ एस इज द कंपनसेटर ट्रांसफर फंक्शन या कंट्रोलर ट्रांसफर फंक्शन। सी जो है इट स्टैंड्स फॉर कंपनसेटर और कंट्रोलर, और ये इसका ट्रांसफर फंक्शन है। के सी जो है इज द कंपनसेटर गेन या कंट्रोलर गेन। अल्फा एक कांस्टेंट है। टी एस प्लस वन ये इसका जीरो है कंपनसेटर का, ठीक है। दिस इज जीरो ऑफ द कंपनसेटर एंड अल्फा टी एस प्लस वन जो है इट इज द पोल ऑफ द कंपनसेटर, ठीक है। इसको हम थोड़ा रीराइट कर सकते हैं बाय टेकिंग अल्फा टी कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ठीक है। ये कंडीशन है, ये मैं अभी नेक्स्ट जो इक्वेशन आएगी ना वहाँ डिस्कस करता हूँ कि व्हाट इज दिस बाउंड्री कंडीशन, अल्फा की जो कंडीशन है बिटवीन 0 एंड 1। तो यहाँ से अल्फा टी अगर डिनोमिनेटर से हम कॉमन निकाल दें तो ये हो जाएगा के सी, एंड टी न्यूमरेटर से कॉमन निकालेंगे, टी को न्यूमरेटर से कॉमन निकाल लें, अल्फा टी को डिनोमिनेटर से, तो ये हो जाएगा के सी एस प्लस वन अपॉन टी एंड एस प्लस वन अपॉन अल्फा टी, ठीक है। ये ट्रांसफर फंक्शन है कंपनसेटर का। एंड एज लॉन्ग एज अल्फा इज बिटवीन 0 एंड 1, अल्फा अगर 0 और 1 के दरमियान हो तो क्या होगा, जो 0 है कंपनसेटर का, ये जो 0 है दैट वुड ऑलवेज लीड पोल, पोल को लीड करेगा हमेशा, क्योंकि टी 1/t और 1/t दोनों में सेम है। और अल्फा अगर 0 और 1 के दरमियान है तो 1/αt वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1/t, ठीक है। 1/αt हमेशा 1/t से ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब ग्रेटर होगा तो ये नेगेटिव होगा नंबर, ये भी नेगेटिव होगा। तो ये हमेशा लीड, 0 जो है वो हमेशा लीड करेगा मीन्स वो पहले होगा, क्लोजर टू ओरिजिन होगा एज कम्पेयर टू पोल। तो हमेशा इसका पोल जीरो मैप जो है वो इस तरह का आएगा कि पहले 0 होगा फिर पोल आएगा, ठीक है। पहले 0 आएगा फिर पोल आएगा, तो उससे फर्क ये पड़ता है कि इनकी जो एंगल कंट्रीब्यूशन है ना, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, यहाँ पे इसका आप एंगल कंडीशन अप्लाई करें, एंगल कंडीशन अप्लाई करेंगे ना, ये एंगल कैलकुलेट करके ये, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। जो एंगल कंट्रीब्यूशन है दैट वुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो जिसको हम फेज लीड कहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये जो है ये फेज लीड कंट्रोलर है या लीड कंपनसेशन है। So that is also called phase lead controller.
So this is the boundary condition which makes this mathematical model, which makes this transfer function as a lead transfer function. अगर ये कंडीशन ना होती, अगर अल्फा जो है वो 1 से ग्रेटर हम कर दें, तो ये लीड कंपनसेटर नहीं होगा, ये फिर यू नो इट कैन बी एनी अदर टाइप ऑफ कंट्रोलर. तो अल्फा जो है इट इंश्योर्स कि दिस नेटवर्क, ये जो मैथमेटिकल मॉडल है, ये फेज लीड प्रोड्यूस करे. इट मीन्स कि इट इज़ द नेसेसरी कंडीशन कि अल्फा शुड बी बिटवीन 0 and 1, सो दैट ये सिस्टम जो है फेज लीड प्रोड्यूस करे, या इट वुड एक्ट एज अ लीड कंपनसेटर. ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई. ओके, सो मूविंग ऑन, लेट्स टेक एन एग्जांपल. ठीक है, कि कंपनसेटर की जो गेन है वो 3 है, और जो 0 की लोकेशन है वो 1 पे है, और जो पोल की लोकेशन है वो 10 पे, -10 पे है. तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा जो है वो 0.1 हो गया. ठीक है, फिर टी आपको पता है 1 है, बिकॉज ये जो 1 है, दिस 1 इज बेसिकली 1/t. अगर आपको पिछला ट्रांसफर फंक्शन याद हो, एंड दिस 10 इज बेसिकली 1/αt. ठीक है, ये अल्फा टी है. तो यहाँ से टी की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी. ये देखें 1 है, तो अल्फा कैलकुलेट करना है तो 0.1 आएगी. ठीक है, तो अल्फा इज बिटवीन 0 and 1. तो कंडीशन इज सेटिस्फाइड कि ये जो ट्रांसफर फंक्शन है, ये लीड नेटवर्क है, ये लीड प्रोड्यूस करेगा. और इसका पोल 0 में भी अगर आप प्लॉट करेंगे, तो जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 0 जो है वो पहले आएगा, और पोल जो है वो बाद में आएगा. ये -1 पे आएगा, और ये -10 पे आएगा. ठीक है, तो इस तरह के नेटवर्क जिसमें 0 पहले आता है और पोल बाद में आता है, पहले मीन्स के ओरिजिन के करीब आता है, तो इनको हम कहते हैं ये लीड नेटवर्क्स हैं, या फेज लीड कंपनसेटर्स हैं. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है ट्रांसफर फंक्शन जो कि फेज लीड नेटवर्क को प्रोड्यूस कर रहा है. अब इसका अगर आप देख ले, पोल 0 मैप यहाँ पे बना हुआ है. ठीक है, पोल 0 मैप में इट इज क्वाइट एविडेंट, जैसे कि मैंने बताया पहले 0 आ रहा है, 0 इज लीडिंग दिस पोल. ठीक है, दैट इज द एविडेंस के ये लीड नेटवर्क है. और इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मीन्स के इसका ये मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है, मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड. और ये फेज वर्सेस फेज डिग्रीज में है, और फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, तो इसमें आप देखें कि इसका जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है इट्स लाइक हाई पास फिल्टर. हाई पास फिल्टर आपको पता है क्या होता है? एनीवन कोई एक्सप्लेन करे व्हाट इज हाई पास फिल्टर? वालेकुम सलाम. जी, वालेकुम सलाम. शमील. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर हाई पास फिल्टर में हमारी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है बस उनको जाने देता है, और बाकी दूसरी फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देता है वो. ठीक है, तो हाई पास फिल्टर जो है, इट इज अ फिल्टर विच अलाउड ओनली फ्रीक्वेंसीज विच आर ग्रेटर देन सर्टेन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं. ठीक है, वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज जो हैं उसको पास करता है, और उससे जो कम फ्रीक्वेंसीज होते हैं उसको अटेन्यूएट करता है. तो ये भी देखें कि जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये देखें आप यहाँ पे, ये जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं 0 to तकरीबन 1 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, ये 10, इसको अगर हम 0 कंसिडर करें, क्योंकि लोगरिथमिक स्केल है यहाँ पे, एक्स एक्सेस, तो 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता. लेकिन ये हम यूजुअल जो नॉर्मल स्केल है उसमें 0 से स्टार्ट करते हैं. तो आप यहाँ पे देखें 0 to तकरीबन 1. ठीक है, ये आप ये देखें. ठीक है, तो तकरीबन 0 से 1 रेडियन पर सेकेंड फ्रिक्वेंसीज को अटेन्यूएट कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड तकरीबन 0 है. और आफ्टर दीज फ्रिक्वेंसीज, हाई फ्रिक्वेंसीज, या इसको आप ऐसे कर दें, ये कर दें. ठीक है, ये आ गया.
और आफ्टर 10 ये सारी फ्रिक्वेंसीज को पास कर रहा है। ये इसका ट्रांजिशन बैंड है, ये दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन बैंड। ठीक है, इसमें ट्रांजिट कर रहा है फ्रॉम लो टू हाई। तो आफ्टर ऑल द हाई फ्रिक्वेंसीज जो है ये बेसिकली उसको पास कर रहा है। So this kind of response is exactly like the high pass filter. So इसका मतलब जो लीड कंपनसेटर है वो हाई पास फिल्टर की तरह बिहेव करता है। इट्स हाई पास फिल्टर, राइट। ये तो इसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस हो गया। ठीक है, अब फेज रिस्पांस में आप देख लें कि फेज रिस्पांस में इसका जो फेज लीड है, फेज लीड प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि जो फेज वेरिएशंस हैं वो पॉजिटिव हैं। आप देखें ना, 0, 30, 60 नेगेटिव नहीं है, फेज फेज हमेशा पॉजिटिव है। And it is maximum between 1 रेडियन पर सेकेंड एंड 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, वो क्यों मैक्सिमम है? क्योंकि आप जहाँ देखें पोल की लोकेशन 1 एंड 10, इनको हम कहते हैं, 1 को हम कहते हैं लोअर कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, और ये जो 10 जो है ये अपर कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, ये जो पोल्स एंड जीरोस की फ्रिक्वेंसीज होती हैं ना, ये फ्रिक्वेंसीज हैं बेसिकली, ये कॉर्नर फ्रिक्वेंसीज कहलाती हैं। तो between lower corner and upper corner, it has a maximum phase variation, right, which is nearly 60 exactly नहीं है, nearly 60 कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये तकरीबन 55 या इतना होगा। तो ये अपर एंड लोअर कॉर्नर जो है उनके दरमियान मैक्सिमम फेज लीड होगा, फेज शिफ्ट होगा, और वो पॉजिटिव होगा, मींस फेज लीड होगा। इसी तरह अगर फेज लैग कंपनसेटर होता ना, तो उसमें फेज शिफ्ट होता बिटवीन अपर एंड लोअर कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, बट वो नेगेटिव होता, फेज लैग होता। ठीक है, तो ये आप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से देख सकते हैं कि फेज लीड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और ये फेज लीड जो है इट इज द फंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। ये आपस में जितना दूर होती जाएंगी, जैसे ये 1 एंड 10 है ना, 1 एंड 2 पे फेज शिफ्ट कम प्रोड्यूस होगा। ये आप करके देखिएगा। मतलब अगर ये पोल जो है 100 पे हम ले जाएं, तो आप देखिएगा ये फेज लीड जो है ये मैक्सिमम होता जाएगा। ठीक है, एंड इट कैन गो मैक्सिमम टू 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज़्यादा फेज शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, so one phase lead network can only produce a maximum phase shift of 90 degree. Okay, so this is all about the mathematical model of the lead compensator और philosophy के lead compensator का magnitude response क्या होता है, उसका pole zero map क्या होता है generally, and why we call it a phase lead compensator। ठीक है, और ये भी आपको पता चल गया कि इसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस जो है वो हाई पास फिल्टर की तरह होता है। तो ये यूज होता है अक्सर ट्रांजिएंट रिस्पांस को इम्प्रूव करने के लिए। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं डिजाइन करने के। ठीक है, कोई भी सिस्टम हो उसमें आपको लीड कंपनसेशन करनी हो, कैसे पता चलेगा? वैसे पता चलेगा कि आपको ट्रांजिएंट रिस्पांस इंप्रूव करने के लिए कहा जाए, आपको कहा जाए कि ओवरशूट कम करें, आपको कहा जाए कि इसका सेटलिंग टाइम सही करें। तो ये ट्रांजिएंट रिस्पांस स्पेसिफिकेशंस हैं। ठीक है, इन चीज़ों को इम्प्रूव करना हो तो यू वुड नो कि हमें लीड कंपनसेटर डिज़ाइन करना है। ठीक है, और जब लीड कंपनसेटर डिज़ाइन करना हो तो उसके लिए कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं। ठीक है, वो स्टेप्स हम आज डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप जो है सिस्टम का रूट लोकस ड्रॉ करना है। जो भी सिस्टम गिवन है, ड्रॉ द रूट लोकस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, उसका रूट लोकस ड्रॉ करना है। अब जैसे रूट लोकस के अपने 5-6 स्टेप्स हैं, तो वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हैं, लेकिन कंपनसेटर में हम वो स्टेप्स जो है सब स्टेप्स हो जाएंगे। हम उसको these all steps would be part of the step number 1, right? So we're not going to discuss how the root locus is plotted, वो हमने पिछले लेक्चर में किया हुआ है। So now we don't need to discuss about the steps which are involved in designing the lead compensator। ठीक है, तो सबसे पहले आप रूट लोकस सिस्टम का डिजाइन करेंगे, और क्योंकि रूट लोकस से आपको कंप्लीट पिक्चर मिल जाती है सिस्टम की कि हाउ द सिस्टम इज बिहेविंग, तो वो आपको रूट लोकस से उसका एनालिसिस करेंगे सबसे पहले। फिर स्टेप नंबर 2 में sorry, from the performance specifications determine the desired location of the dominant closed loop pole। अब आपको परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस गिवन होंगी, जो जो क्वेश्चन होगा या जो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट होंगी
उसमें से आप निकालेंगे कि डिजायर्ड लोकेशन ऑफ क्लोज लूप पोल्स कहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको जो डिजाइन रिक्वायरमेंट है उसमें कहा जाएगा कि ओवरशूट इसका 10% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या कोई आपको कहे कि सिस्टम का जो सेटलिंग टाइम है वो 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या 2 मिली सेकंड से इवन, राइट। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट आपको गिवन होंगी, तो उस रिक्वायरमेंट से आपको निकालना है कि इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्लोज लूप पोल्स कहाँ पे लोकेटेड हों, ये आपको डिटरमाइन करना है स्टेप नंबर 2 में। ठीक है, वो आसानी से आप कर सकते हैं, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। Then in step number 3 from the root locus plot of the uncompensated system, जो given system था, original system था, ascertain के whether or not the gain adjustment alone can yield the desired closed loop poles। तो उसमें से आपको जज करना पड़ेगा कि जो डिजाइन रिक्वायरमेंट हैं वो गेन एडजस्टमेंट से पूरी हो सकती हैं, मतलब कंट्रोलर डिजाइन ना करना पड़े हमें। हमें कंट्रोलर डिजाइन, क्योंकि ऐड कंट्रोलर डिजाइन करना और कंट्रोलर ऐड करना, एक तो ये डिजाइन करना मुश्किल, और दूसरा जब कंट्रोलर डिजाइन करेंगे तो जाहिर बात है ये एक डिवाइस होगी जो ऐड होगी सिस्टम में। ठीक है, उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, मैनी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो सिस्टम की बढ़ जाती है। आप क्योंकि जितने कंपोनेंट ऐड करते जाते हैं उतनी सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट बढ़ती है। तो अननेसेसरी एडिशन ना हो सिस्टम में ना। अगर सिर्फ गेन को आगे पीछे करने से आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो व्हाई शुड ऐड डिवाइस। ठीक है, व्हाई ऐड अ डिवाइस व्हेन यू कैन डू इट सेम थिंग बाय ओनली चेंजिंग द गेन। तो हमें वो देखना पड़ेगा, वो भी रूट लूकस से पता चल जाता है। जैसे कल कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे, गेन को हम वेरी करके और डैम्पिंग रेशियो और नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे थे। क्योंकि आप गेन चेंज करते हैं ना, तो रूट लोकस में जो क्लोज लूप पोल्स हैं उनकी लोकेशन चेंज होती है। तो गेन को आप चेंज करें, उनकी लोकेशन चेंज होगी, और वो अगर लोकेशन चेंज होके डिजायर्ड जो लोकेशन है, जो स्टेप नंबर 2 में हमने डिजायर्ड लोकेशन मालूम की, वहां पे आ जाते हैं गेन चेंज करने से, तो दैट्स इट, वो आपकी डिजाइन सिर्फ गेन एडजस्टमेंट से पूरी हो जाएगी। अगर अगर जो डिजायर्ड पोल है वो रूट लोकस पे ऑलरेडी लाया करता है, ठीक है, तो गेन एडजस्टमेंट से आपकी डिजाइन पूरी हो जाएगी। अगर वो जो डिजायर्ड क्लोज लूप पोल है वो रूट लोकस पे लाया नहीं करता, तो आप गेन की कुछ भी वैल्यू सिलेक्ट करें तो वो डिजायर्ड क्लोज लूप पोल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप देख लें कि जो डिजायर्ड क्लोज लूप पोल आ रहा है वो रूट लोकस पे आ रहा है, तो ठीक है, तो गेन एडजस्टमेंट जो है वो इनफ होगी। अगर डिजायर्ड क्लोज लूप पोल इज नॉट ऑन द रूट लोकस, देन गेन एडजस्टमेंट आपको डिजायर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकेंगे आप। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको कुछ और चीज करनी पड़ेगी। तो इफ नॉट, इफ द गेन एडजस्टमेंट इज नॉट सफिशिएंट, या उससे कुछ नहीं मिल रहा आपको, और इन अदर वर्ड्स इफ द desired closed loop pole is not on the root locus। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ओके, थैंक यू। So if the desired closed loop pole is not on the root locus, जो स्टेप नंबर 2 में हमने पोल कैलकुलेट किया, डिजायर्ड पोल अगर वो रूट लोकस पे नहीं है, तो इसका मतलब डिजाइन आपको गेन एडजस्टमेंट से कुछ नहीं मिलेगा, आपको एंगल ऑफ डेफिशिएंसी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको डेफिशिएंट एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, इसका रूट लोकस कल हमने डिस्कस किया था, ये वर्टिकल लाइन होता है। ठीक है, ये इसका रूट लोकस है। तो अगर डिजायर्ड क्लोज लूप पोल आपका यहाँ पे है जो कि रूट लोकस पे लाया नहीं करता, ठीक है, तो आप गेन की कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर ले तो ये इस पॉइंट पे नहीं आएंगे क्लोज लूप पोल। क्लोज लूप पोल्स हमेशा इस रूट लोकस को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब गेन एडजस्टमेंट इस केस में वो रूट लोकस से ही आपको पता चल जाएगा। आपको रूट लोकस पहले स्टेप में आपने ड्रॉ किया होगा, सेकंड स्टेप में आपने ये वाला पॉइंट निकाला होगा डिजायर्ड क्लोज लूप पोल। अगर डिजायर्ड क्लोज लूप पोल यहाँ पे लाया करता है ऑन द रूट लोकस, तो फिर ठीक है, आप गेन एडजस्टमेंट करके और इस पॉइंट पे ला सकते हैं सिस्टम को। लेकिन अगर डिजायर्ड क्लोज लूप पोल ये है
जो कि रूट लोकस पे लाई नहीं करता, तो फिर गेन एडजस्टमेंट नहीं होगी। फिर आपको ये करना पड़ेगा, एंगल ऑफ डेफिशिएंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि डेफिसिट एंगल कितना है। डेफिसिट एंगल मींस कि ये जो पॉइंट है, जो रूट लोकस पे पॉइंट्स होते हैं वो एंगल फुलफिल करते हैं, एंगल कंडीशन फुलफिल करते हैं, ठीक है। एंगल कंडीशन क्या होती है, प्लस माइनस 180 डिग्री। तो ये जो पॉइंट है ये एंगल डेफिशिएंसी फुलफिल करेगा, लेकिन दिस पॉइंट वी नो it won't fulfill that angle deficiency, एंगल फुलफिल नहीं करेगा। तो एंगल इसका कैलकुलेट करेंगे हम। इसका एंगल आप यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ करके, और ये एंगल और इसका ये एंगल, दोनों एंगल्स आप मेजर करेंगे या कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। आप ग्राफिकली भी कर सकते हैं यूजिंग ज्योमेट्रिकल टूल्स ऑन द ग्राफ पेपर, या आपको पॉइंट्स पता होंगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग ट्रायंगल थ्योरी, राइट। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो एंगल आप कैलकुलेट करेंगे तो प्लस माइनस 180 नहीं आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। प्लस माइनस 180 डिग्री नहीं आएगा, हमें पता है। लेकिन जितना भी एंगल आया उसमें हम देखेंगे कि बाकी कितना एंगल ऐड करें कि ये प्लस माइनस 180 हो जाए। सो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेफिशिएंसी, ठीक है। तो इस पॉइंट को एंगल डेफिशिएंसी हम कैलकुलेट करेंगे। और ये जो एंगल ऑफ डेफिशिएंसी आएगा वो जो आपके कंपनसेटर के पोल एंड जीरो हैं, जो लीड कंपनसेटर के पोल एंड जीरो हैं, वो ऐड करेंगे इतना एंगल, ठीक है। तो ये स्टेप जो है थोड़ा क्रिटिकल है, इसको समझना और इसको सही तरह से करना, क्योंकि यहाँ पर ही पूरी कंट्रोलर की डिजाइन डिसाइड होती है कि डिजाइन क्या होगी, ठीक है। तो पहले आप चेक करेंगे स्टेप नंबर 3 में कि गेन एडजस्टमेंट जो है वो इनफ है या नहीं है, ठीक है। अगर वो इनफ है तो ठीक है, वहीं पे आप रुक जाएंगे, गेन को एडजस्ट करेंगे, आपका कंट्रोलर डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोलर कुछ भी नहीं होगा, सिंपल गेन एडजस्टमेंट होगी। अगर पॉइंट जो है वो रूट लोकस पे नहीं है तो ऑब्वियसली गेन एडजस्टमेंट से कुछ नहीं मिलेगा आपको। फिर आपको एंगल ऑफ डेफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। एंगल ऑफ डेफिशिएंसी कैसे करते हैं आप, इस पॉइंट पे ये जो सिस्टम के पोल से जीरो है, सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, जो ओरिजिनल सिस्टम है उसकी उसकी एंगल मेजर करते हैं। ये एंगल मेजर करेंगे आप, या ये वाला और ये वाला एंगल मेजर करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें कितना एंगल ऐड हो कि ये 180 डिग्री हो जाए। वो जो एंगल होगा दैट एंगल इज कॉल्ड डेफिसिट एंगल या एंगल ऑफ डेफिशिएंसी। और वो एंगल जो होगा इट वुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय द पोल एंड जीरो ऑफ द कंपनसेटर, ठीक है। जो लीड कंपनसेटर है वो एंगल वो लीड कंपनसेटर कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। और वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, जैसे कि मैंने आपको पिछले कंपनसेटर का जो रेस्पॉन्स था उसमें दिखाया कि ये जो एंगल है ये हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय लोकेशन ऑफ जीरो एंड पोल से, ठीक है। कितना एंगल होना चाहिए, वो पोल एंड जीरो को जितना क्लोजर रखेंगे एंगल कम हो जाता है, पोल एंड जीरो को दूर दूर करेंगे तो वो एंगल जो है वो बढ़ जाता है। तो हम बिल्कुल स्पेसिफिक एंगल ऐड कर सकते हैं सिस्टम में बाय स्पेसिफिकली चूजिंग द लोकेशन ऑफ पोल एंड जीरो ऑफ द लीड कंपनसेटर, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन सो फार? ठीक है। तो ये ट्रांसफर फंक्शन है। अब स्टेप नंबर 4 में इसका मैथमेटिकल मॉडल तो कांस्टेंट है, ये जो हमने पहले स्लाइड्स में देखा, ठीक है। अब आपको एंगल ऑफ डेफिशिएंसी मालूम हो जाएगा। एंगल ऑफ डेफिशिएंसी आपको मिल गया तो आपको सिर्फ 1/t और 1/αt की वैल्यू चूज करनी है, ताकि जो एंगल डेफिशिएंसी है वो एग्जैक्टली ये फुलफिल हो जाए, यहाँ पे फुलफिल हो जाए। जी रिकॉर्डिंग हो रही है और मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो है आज कोशिश करता हूँ अपलोड कर दूँ, ठीक है। सो ये मैथमेटिकल मॉडल है और यहाँ पे पोल एंड जीरो की लोकेशन हमें चेंज करनी है, चूज करनी है एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अल्फा एंड टी आर डिटरमाइंड फ्रॉम द एंगल ऑफ डेफिशिएंसी। एंगल ऑफ डेफिशिएंसी से अल्फा एंड टी को हम डिटरमाइन करते हैं। और केसी जो है इज द डिजाइन रिक्वायरमेंट डिटरमाइंड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओपन लूप गेन। और गेन रिक्वायरमेंट से होती है, इसको हम जब हमें पोल एंड जीरो की लोकेशन मिल जाएगी तो फिर हम मैग्नीट्यूड कंडीशन लगा के केसी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा एंड टी जो है वो ग्राफिकली हम डिटरमाइन करते हैं।
तो इस मेथड में लाजमी है कि आप ग्राफ पेपर यूज करें, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड टी। ठीक है। तो स्टेप नंबर 5 जो है, स्टेप नंबर 4 में जो है कंपनसेटर डिजाइन हो गया। यहाँ पे कंपनसेटर आपका डिजाइन हो जाएगा। अब आगे जो है इट इज जस्ट टू इंश्योर कि सिस्टम जो है वो सही तरह डिजाइंड है। ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 तक जो है आपका कंपनसेटर डिजाइन हो गया। अब आगे जाके हम दूसरी चीजें देखते हैं जो कि हमारा प्राइमरी मकसद नहीं था, लेकिन ये है कि बीइंग कंट्रोल इंजीनियर यू हैव टू इंश्योर कि अदर थिंग्स आर ओके एज वेल। ठीक है। तो स्टैटिक एरर कांस्टेंट, स्टेडी स्टेट एरर कांस्टेंट। ठीक है। हालांकि ये जो है ऐसे समझें कि जो लीड कंपनसेटर है उसके स्कोप से बाहर है steady state error. It cannot do anything. It cannot improve steady state error. But however, आप एक डिवाइस ऐड कर रहे हैं सिस्टम में तो बाकी चीज़ों पे थोड़ा बहुत फर्क तो आएगा, तो वो हमें थोड़ा चेक करना है स्टेप नंबर 5 में कि स्टेडी स्टेट एरर पे तो कोई फर्क नहीं आया, तो वो आप चेक कर सकते हैं यूजिंग फाइनल वैल्यू थ्योरम जैसे हमने किया था। ठीक है। तो अब उसके लिए थोड़ा ये है कि अल्फा की वैल्यू आप जितनी लार्ज रखेंगे तो स्टैटिक एरर कांस्टेंट जो है उनकी वैल्यू उतनी लार्ज होती है, या स्टडी स्टेट एरर जो है वो उतनी कम हो जाती है। ये थोड़ा एक रूल है कि अल्फा की वैल्यू अगर आप थोड़ी लार्ज रखें, लार्ज एज पॉसिबल, तो आपकी जो अदर डिजाइन पैरामीटर्स हैं, पर्टिकुलरली जी स्टडी स्टेट पैरामीटर्स, वो इम्प्रूव होते हैं या कम से कम वही रहते हैं, उनके जो है नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता। तो दिस इज जस्ट you know just to ensure कि other parameters are okay, otherwise step number 4 तक कंट्रोलर आपका डिजाइन हो गया। ये जब हम एग्जांपल करेंगे तो वहां पे आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, यहाँ पे जो है इतना आपको अंदाजा नहीं होगा। स्टेप नंबर 6 जो है फाइनल स्टेप, उसमें केसी मालूम करते हैं। केसी जो कंपनसेटर गेन है यूजिंग क्या कहते हैं इसको, यूजिंग मैग्नीट्यूड कंडीशन। राइट। तो ये 6 स्टेप्स हैं, इसको आप रिव्यू करें। ठीक है। एग्जाम्पल पे मैं अभी नहीं जा रहा, मैं कल